बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, आप लोगों को ये बटन है यस म्यूट। सर, सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने काफ़ी सारी डिटेल्स पढ़ ली थी। आखिर में जो नंबर ई है वो रह गया था यहाँ से। ये अभी हम करेंगे। तो नंबर ई जो है ये एक इरेशनल नंबर है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बेस के तौर पर इसे चूज किया जाता है। और ये बड़ी नेचुरल चॉइस है। अगर हम अपनी बेस को, ये नंबर ई बेसिकली ये एक इरेशनल नंबर का नाम है, अगर हम वो इरेशनल नंबर बेस के तौर पर चूज कर लें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो एक्सप्रेशन है बहुत सारे वो सिंपल हो जाते हैं। और हम देखेंगे इसमें जो बेस ई वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो नेचुरली रियल लाइफ सिचुएशन में अपीयर होते हैं। अब ये बात है कि नंबर ई क्या है। तो ये आपके सामने दो ग्राफ बने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। फिगर 13 में ये 2 पावर x का ग्राफ बना हुआ है। ये इस फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू e 2 पावर x। ये और इसके ये ओरिजिन पर अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींचें तो उसकी स्लोप 0.7 आती है। उसके बाद आप अगर बेस 3 ले लें तो बेस 3 का ये फंक्शन बनता है, उसका ग्राफ है। और इसकी जो इसी ज़ीरो पर यानी x इक्वल टू 0 पर जब हम इसकी टेंजेंट लाइन बनाते हैं तो इसकी स्लोप 1.1 आती है। अब यहाँ पर आपके पास देखें तो ये स्लोप 1 से छोटी, ये स्लोप 1 से बड़ी। तो हम बेसिकली हम ऐसी बेस चाहते हैं कि जब हम उसका ग्राफ बनाएं तो ओरिजिन पर जो टेंजेंट लाइन उसकी स्लोप 1 आ जाए। तो ऐसे ही बेस जिसके लिए ओरिजिन पर टेंजेंट की लाइन की स्लोप 1 हो, वो बेस लोगों ने जब सर्च की ढूंढी तो वो उन्हें पता चला कि ये एक इरेशनल नंबर है। और उस इरेशनल नंबर की जो वैल्यू है 5 डेसिमल प्लेसेस तक वो ये है 2.71828। अगर आप आगे जाएंगे तो चलती चली जाती है, ख़त्म नहीं होती। तो इस नंबर का नाम उन्होंने ई रख दिया। ठीक है, तो बेस ई ये यहाँ उसका ग्राफ भी बना दिया। अगर आप बेस ई की ले लें तो इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाएं और ये ओरिजिन पर जो उसकी टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप 1 आती है। तो बेसिकली जो बेस ई की जो चॉइस है उसकी बुनियाद सिर्फ एक ही बात है कि अगर आप x इक्वल टू 0 पर टेंजेंट लाइन बनाएं टू द कर्व तो उस टेंजेंट की स्लोप 1 होनी चाहिए। तो जिस बेस के लिए ये 1 स्लोप वाला टेंजेंट हमें मिलता है ओरिजिन पर, वो बेस इन फैक्ट एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71828 इस तरह से आगे चलती चली जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई कि नंबर ई जो है ये क्या है और ये हम कैसे चूज करते हैं। तो उसको चूज करने की मैंने आपको रीजन बता दी है। और सर जी जी प्लीज। सर एक बार दोबारा रिपीट। अच्छा हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या रिपीट करूँ? ई सर एक बार बताऊँ? दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। देखें, जब आप टेंजेंट लाइन का आपको कॉन्सेप्ट है ये हम बताया, ये टेंजेंट लाइन है ना। टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे बनती है? कोई भी जी लाइन है उसकी स्लोप, हम ये लीनियर फंक्शन पढ़ चुके हैं ना, तो आप वहाँ से जानते हैं लाइन की स्लोप क्या होती है। वो लाइन एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल का आप टेंजेंट ले लें, ये उसकी स्लोप कहलाती है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि जी अगर 45 डिग्री का एंगल हो तो tan 45 डिग्री 1 होता है।
ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल अगर लाइन एक्सिस के साथ बनाते तो उसकी स्लोप 1 होगी। अगर एंगल 45 डिग्री से छोटा होगा तो स्लोप 1 से छोटी होगी। अगर एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा तो स्लोप 1 से बड़ी होगी। और आप जानते हैं कि टेंजेंट फंक्शन 0 पर 0 होता है और 90 पर जाके इन्फिनिटी होता है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। जब आप एंगल को 0 से लेकर 45 डिग्री तक लेके जाते हैं तो वहाँ तक टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती है, और फिर 45 डिग्री से बढ़ा के 90 डिग्री तक जब लेके जाते हैं तो टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो ये बात तो होगी टेंजेंट की। अच्छा, अब हम बेसिकली हमने जो जनरल बेस फंक्शन पढ़ा है एक्सपोनेंशियल, वो ये वाला y=b⁴x। इसमें ये जो बेस b है इसकी चॉइस पर हमने पहले एक डिस्कशन की थी कि बेस हम क्या चूज करनी चाहिए। हमने उसमें ये देखा था कि ये बेस अगर आप 1 चूज करते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन रहता है, और अगर आप इसकी बेस 0 और 1 के दरमियान लेते हैं तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, और अगर आप इसकी बेस 1 से बड़ी लेते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ठीक है, और इसमें आप बेस 0 और 1 के दरमियान ले लें या पावर का साइन बेस 1 से बड़ी लेके पावर का साइन चेंज कर दें, नेगेटिव कर दें, ये एक ही बात होती है। इसलिए मैंने आपसे बात की थी कि हम बेस आमतौर पर 1 से बड़ी लेते हैं, और अगर हमें 1 से छोटी बेस की ज़रूरत हो तो उसके लिए हम पावर का साइन चेंज कर देते हैं। बहरहाल अब ये बेस बेसिकली ये इस बेस की चॉइस है कि वैसे तो आप ये बेस कोई भी ले सकते हैं इन जनरल, लेकिन हम एक ख़ास किस्म की बेस चूज करते हैं, उस बेस के साथ हमारे बहुत सारा मैथमेटिक्स सिंपल हो जाता है। वो बेस कौन सी है, अभी ये सारी डिस्कशन इसकी चल रही है। वो बेस एक इरेशनल नंबर है जिसे हम ई से जाहिर करते हैं। जी प्लीज आप बताएं, हाथ किसी में खड़ा सर जी पूछें। सर अगर हम 0 और 1 के दरमियान लेंगे हाँ, तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना बेटी। अब ये देखो ना, ये बेस 2 पावर x है, बेस जो है हमारी 1 से बड़ी है, ऐसे ही है ना। ऐसे ग्राफ हाँ देखे क्या जी, बन रहा है, इंक्रीजिंग है ना, ये देखो ऊपर को राइज कर रहा है। ये बेस 1 से बड़ी हाँ है जी, 3 है, ये देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात हम पीछे कर चुके हैं, ये पीछे ये देखें हमने ये यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास है बेस अगर आप 1 लेते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ग्राफ ये वाला बनता है। अगर आप बेस 1 से बड़ी लेते हैं तो ये ग्राफ बनते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप बेस 1 से छोटी लेते हैं 0 1 के दरमियान तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ठीक है, तो आपको ये बात बता जी। चुके हैं पहले भी। ये जैसे मैंने 2 पावर x वाला ग्राफ बनाया है, अगर मैं यहाँ पर 2 पावर -x कर दूँ तो 2 पावर -x का मतलब क्या होता है, 2 पावर -x का मतलब होता है 1/2 की पावर x। हाँ ठीक है, हाँ 1, जी, जी सर। ठीक है। जी अब ये बेस 1 से छोटी हो गई। अब 2 पावर -x का ग्राफ आप जानते हैं, ये 0 पर तो यही होगा, ये इधर से यूँ जाएगा और इधर से ये यूँ आता है, यूँ जाता है। ये 2 पावर -x का ग्राफ आप पहले पढ़ चुके हैं। और 2 पावर -x का मतलब क्या, हाफ की पावर x, यानी ये कि बेस आपकी 0 1 के दरमियान 1 से छोटी हो, तो ये देखो तो ये फंक्शन आपके डिक्रीजिंग है। ठीक है, जी। हाँ। तो अब ये है हमारा इशू, ये था कि हम ऐसी बेस ढूंढ रहे हैं जिसके लिए जो फंक्शन आपका है उसकी ओरिजिन पर अगर आप टेंजेंट लाइन बनाएं तो उसकी स्लोप 1 आ जाए। ठीक है, तो वो जब आप देखें यहाँ उन्होंने आपको वैसे जब बेस 2 के साथ बनाया ग्राफ तो टेंजेंट की स्लोप मेजर की तो पॉइंट तकरीबन 0.7 आई है। जब वो बेस 3 के साथ ग्राफ बनाया है, मतलब उसके ओरिजिन पर टेंजेंट की लाइन की स्लोप देखिए 1.1 आई है। इसका मतलब अगर आप 1 स्लोप वाला टेंजेंट चाहते हैं ओरिजिन पर तो आपको बेस 2 और 3 के दरमियान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखें जो 1.1 है ये 1 से सिर्फ 0.1 बड़ा है, तो 0.7 है ये 1 से 0.3 छोटा है। इसका मतलब है वो जो बेस जिस पर ये स्लोप 1 होगी वो बेस 3 के ज़्यादा करीब होगी। इसी वजह से आप नीचे जाके देखें कि जो लोगों ने वो बेस मेजर की है वो क्या आती है 2.718, इस तरह से आगे चलती जाती है।
तो 5 प्लेस तक उसकी वैल्यू लिखी है, बाकी उसको छोड़ दिए क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है ये। और ये नीचे आप देखें उन्होंने मुख्तलिफ फंक्शन सेट किए हैं। बेस 2 वाला ग्राफ बनाए तो ये बनता है, बेस 3 वाला बनाए तो ये बनता है, बेस ई वाला बनाए तो वो ये बनता है इधर से। ठीक है, तो ये आपको सारी बातें पहले बता चुके हैं। ये जो बेस ई वाला जो फंक्शन बनता है, ई पावर हम उसे एक्स कहते हैं, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब ये ई पावर एक्स में आपको एक कंफ्यूजन है, जैसे ई पता नहीं क्या चीज़ है। तो बेसिकली ई क्या है, ये ई नंबर है जो तकरीबन 2.718 है, और इसकी वैल्यू जो ना ये फंक्शन हमारे यहाँ बिल्ट इन होता है, कैलकुलेटर में बिल्ट इन होता है, कंप्यूटर में बिल्ट इन होता है, तो वहाँ से आप इसको आसानी से कंप्यूट करवा सकते हैं। बहरहाल ये बेस बेसिकली ई पावर एक्स सिर्फ इतनी बात है कि ये ई एक रियल नंबर है, 2.71828 समथिंग इस तरह से आगे चलता जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये नंबर इरेशनल है हम इसे डायरेक्टली नंबर नहीं लिख सकते, हम इसके लिए नाम ई रख लेते हैं, तो फिर नंबर की जगह इसका नाम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ये, हाँ जी। तो ये तो जी बात सर। हो गई कि ई कहाँ से आया। अब आप ये आगे के फंक्शन देख लें, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी हैं सब के बारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उनकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, और उनकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इसी तरह से जो बेस ई वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके लिए भी यही बात होगी। ठीक है, अब ये आपके पास एक उसने एग्जाम्पल 4 में एक फंक्शन लिया है, हाफ ई पावर माइनस एक्स माइनस 1। वो कहता है आप इसका ग्राफ भी बनाएं, इसको डोमेन और रेंज भी स्केच करें। अब इसमें बड़ी सादा सी बात है, आप पहले ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर हाफ से उसकी स्केलिंग करेंगे, फिर आप उसमें 1 की शिफ्टिंग करेंगे, आपको ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब ई पावर माइनस ई पहले बल्कि ई पावर माइनस एक्स है, अब सबसे पहले ई पावर एक्स का ग्राफ बना लें। अब ये ई पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये ई पावर एक्स का ग्राफ है। आप ई पावर माइनस एक्स करेंगे तो ये ग्राफ इसकी रिफ्लेक्शन होती है ना, एक्स की माइनस एक्स लगा लें तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस होता है। तो ये वाला पोर्शन है ये इधर को चला जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, और जो ये वाला पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास ये ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये वाला बन जाता है। उसके बाद आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना है। हाफ जो है ये चूंकि 1 से छोटा नंबर है, तो ये आपके पास क्योंकि आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो हाफ से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर, हाँ ये फंक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया ना आपने हाफ से छोटे नंबर से, तो इससे क्या होगा आपको वर्टिकल, ये ग्राफ वर्टिकल क्या होगा, अगर आप इसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वर्टिकल स्ट्रेच आता है, तो ये वर्टिकल श्रिंकिंग है। ठीक है, इस तरह से ये आपको हाफ से मल्टीप्लाई के थोड़ा सा श्रिंक कैसे हुआ देखो, ये हाफ पर था पहले 0 पर इसकी वैल्यू, अब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 पर इसकी वैल्यू हाफ हो गई है, ये छोटा हो गया, ये नीचे को हो गया। तो ये नोट करें, इधर तो उसी तरह से 0 को जा रहा है, लेकिन ऊपर से जैसे किसी का सर पकड़ के आप उसे नीचे दबा दो, ये थोड़ा सा नीचे दब गया, यहाँ हाफ पे आ गया, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, आपने इसमें 1 माइनस करना है। जो जब आप फंक्शन वैल्यू में से 1 माइनस करते हैं तो आप इसे डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं। अब पहले इसका एसिम्पटोट जो ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा था, अब आप एक यूनिट नीचे एक लाइन खींच लें, जैसे ये लाइन खींचिए, अब ये ग्राफ इस लाइन को अप्रोच करेगा। ठीक है, और ये जो लाइन है ये इसका एसिम्पटोट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पहले बता चुका। तो जो ई पावर एक्स की मदद से आपने 3 स्टेप परफॉर्म किए, एक दफ़ा उसकी रिफ्लेक्शन ली, यानी ई पावर माइनस से ग्राफ बनाया, अगली दफ़ा उसकी स्केलिंग किया है, और स्केलिंग एक दफ़ा ये रिफ्लेक्शन ली, अगली दफ़ा ये स्केलिंग कर ली हाफ की, उसको शिफ्टिंग कर ली, तो जो फंक्शन आपको चाहिए था उसका ग्राफ बन गया। जो ई पावर एक्स की मदद से आपने सारे स्टेप्स पूरे कर लिए। ठीक है, अब रहा मसला इसकी डोमेन रेंज का, इसको डोमेन तो उसी तरह से आपके पास ये माइनस, इधर माइनस है, इंफिनिटी की तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ आप जितना मर्जी ले जाएं, और इसी तरह से आप इधर भी जितना मर्जी ले जाएं। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं, लेकिन रेंज इसके आप देखें ये नीचे से स्टार्ट होती है, -1 से बड़े नंबर से स्टार्ट होती है। जी, आप पूछें।
आप बच्चे किसी ने हाथ खड़ा किया है? कुछ सवाल है पूछना? अच्छा चलें, तो इस तरह से ये आपके पास अब इसकी रेंज फिर क्या बनेगी कि -1 से बड़े नंबर आएंगे। इस तरह से आप इसकी रेंज में लिखेंगे, -1 के वाली साइड से ओपन होगा और उसके बाद ये इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस फंक्शन की रेंज है। ग्राफ को देख के आप इसकी रेंज बता सकते हैं। जी बेटी पूछें। मुनीबा आप पूछें। सर जो ये आप रेंज का, हाँ हाँ सर ये रेंज का दोबारा से बता दें बेटी, रेंज क्या चीज़ कि होती है? हाँ रेंज हमारी हाँ हाँ के ना हमारी रेंज -1 से इन्फिनिटी की तरफ जानी चाहिए। हाँ हाँ। आप ये देखो ना, आपको बताया हुआ है तो सर यहाँ रेंज बहुत ही वर्टिकल स्ट्रेच के ग्राफ वर्टिकली कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक जाता है। अब आप देखें, आप ये ग्राफ वर्टिकल डायरेक्शन में कहाँ से शुरू हो रहा है? ये जो लाइन y को टू -1 है, इससे ऊपर ऊपर रह रहा है, इससे नीचे नहीं है। ठीक है, और ये ग्राफ हाँ एग्जैक्टली नीचे जी इस लाइन को जी टच नहीं करता है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू किसी भी जगह पे जाके -1 के बराबर नहीं होगी, बल्कि -1 से बड़ी रहेगी। जी जी और ऊपर की तरफ देखें तो ग्राफ उठता जी। चला जा रहा है, कोई हद नहीं है। आप जैसे से इधर जाएंगे ग्राफ हाँ आपको ऊपर उठता जाएगा, तो ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी वाई की जो रेंज होती है वो वाई की वैल्यूज हाँ होती है। जी आप देखते हैं ग्राफ वाई एक्सिस के लॉन्ग मिनिमम वाई वैल्यू कौन सी आ रही है, उस पर मैक्सिमम वाई वैल्यू क्या आ रही है, ये रेंज बनती है। तो मिनिमम वाई वैल्यू इसकी -1 से बड़ी है, -1 इसकी वैल्यू नहीं बनती, और मैक्सिमम ये जी ऊपर को बढ़ने की कोई हद नहीं है। ठीक हाँ है। जी, ठीक है बस। हाँ जी चले, अब ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका आप देखें तो ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। आपने पीछे भी देखा था, यानी अगर आप बेस 2 ले लें मिसाल के तौर पे, अगर आप बेस 2 से स्टार्ट करें और शुरू में आपके पास फर्ज करें x की वैल्यू 1 नहीं है, तो जब आपने अब आप इसी 2 पावर x है ना, 2 पावर x, और आप ज़रा इसकी वैल्यू देखें कितनी तेज़ी से ग्रो करते हैं। आप यहाँ x ले लें, आप x को 1 ले लें तो 2 पावर x 2 हो जाता है, आप x को 2 ले लें तो 2 पावर x 4 हो जाता है, 4 आप x को 3 ले लें तो 2 पावर x 8 हो जाता 8। है। हर दफ़ा डबल हो रहा है। इसी तरह से आप हाँ जी करते चले जाएं। अगर आप x की वैल्यू 10 लेते हैं, ये 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 का मतलब होता है 4 8 16 2 32 64 128 200 256 512 1024, 10 पर ये 1024 हो जाता है। और इसी तरह से आप देखिए हर दफ़े इसने डबल होना है। तो इसलिए ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। जितने भी आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले जो फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। बाज़ फंक्शन ऐसे होते हैं कि हो सकते हैं एक्स की छोटी वैल्यूज़ के लिए वो तेज़ी से ग्रो करते हैं इससे, लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ होती चली जाती है, और बिल आकर ये फंक्शन इसकी वैल्यू सब फंक्शन से बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात है। जितना आप नेगेटिव साइड पर जाते हैं, उतना ये इस नेगेटिव साइड से आप जाए तो ये स्लोली राइज करता है, लेकिन ज़ीरो के बाद ये बड़ी तेज़ी से राइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये इस फंक्शन की खास बात है। अब वो आपको इसी चीज़ को रियलाइज करवाने के लिए उसने एग्जांपल 5 में कह रहा है, आप जरा अपने कैलकुलेटर यूज़ करो या ग्राफिंग डिवाइस, और ये देखो कि एक्स की किस वैल्यू पर ये 10 लाख से बड़ा हो जाता है ई पावर एक्स। यानी आप एक्स कितना चूज करें कि ई पावर एक्स 10 लाख से बड़ा हो। ये बेस मैंने अभी आपको बेस 2 वाली एग्जांपल दी थी, ये बेस ई है, यानी 2.71 समथिंग है। तो जब आप ये कैलकुलेटर पे से ग्राफ बनाते हैं, तो आप अपने उस पर बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास 10 लाख ये 10 की पावर 6 होता है ना, तो ये आपके पास जब 13.8 पर एक्स आपको पहुंचता है, तो ई पावर एक्स 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है। अब ये थे 13.8, तो अब कौन सा फंक्शन 13.8 पे 10 लाख हो जाए, और जैसे आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। इस वजह से ये आपको जस्ट वो ये रियलाइज करवाना चाह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लें,
बड़ी आसानी से उसे पार कर जाता है। मसलन यहाँ वो इट इज़ परहैप्स सरप्राइजिंग दैट द वैल्यूज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव ऑलरेडी सरपास्ड अ मिलियन, 1x इज ओनली 14। यानी मिलियन का मतलब 10 लाख होता है ना, तो सिर्फ 14 पर ही वो 10 लाख को क्रॉस कर गया। तो ये फंक्शन इतनी तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इस जो नंबर ई रहता था, अब इसको होमवर्क में आप लोगों को मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। आप उनको सवाल पूछो तो आप पूछ सकते हैं, और हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, चले अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिथम्स। जी गुलफाम बताओ, आप तो गुलफाम। जी पूछो भाई। अस्सलाम सर। जी हाँ जी सर ये एग्जांपल नंबर 4 जो है आपने उसमें सी पॉइंट का बताया 1/2 e की पावर माइनस एक्स, ठीक है सर। सर उसका ग्राफ हमने बना दिया, और आपने फिर बनाया 1 डी पॉइंट में जाके आपने बनाया है कि 1/2 e की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है सर। सर ये इतना नीचे क्यों आता है, मतलब कि ये 0 से -1 में क्यों आ रहा है? बेटा, आप ये ये सर हो ना, वाई में -1 हो रहा है ना? हाँ ये आपका जो है ना, आप एफ ऑफ एक्स है ना, ये फंक्शन वैल्यू होती है। अगर आप इसमें 1 जी ऐड सर। कर दो तो ग्राफ कहाँ जाएगा? अगर मैं नीचे इसमें शिफ्ट हो 1 ऐड जाएगा, कर दूँ किधर शिफ्ट होगा? नीचे चला जाएगा, तो +1 ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा, गुड। और अपर माइनस 1 करेंगे तो तो नीचे डाउन हो आएगा। जाएगा। तो ये क्या किया मैंने, हाफ माइनस ऐसा ग्राफ ये बना हुआ था, उसमें से 1 जी माइनस सर। कर दिया। ये वाला जो बना सर हुआ ग्राफ आपने है ये ये हाफ। हाँ सर ये ग्राफ हाफ हाफ बना है तो ये हाफ हाफ ही आएगा ना नीचे, ये यस, ऐसे -1। ही है ना। ये यहाँ पर देखा ना, ऊपर था हाफ पर स्टेप पर था, जब आपने -1 के जी जी, नीचे शिफ्ट दिया है तो ये माइनस हाफ पे आ गया ना, ये इसलिए देखो ठीक कि हो ये गया सर, माइनस हाफ समझ पे आ गया। क्रॉस कर रहा है। ये आपकी जी जो जी लाइन है ये ठीक है -1 सर, पर है। जी ठीक है सर। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर। चल अब नेक्स्ट हम चलते हैं इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिथम्स। तो इनवर्स फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पास, जैसे ये मैंने एक फंक्शन f बनाया है, मसलन इसकी 1 पर वैल्यू 2 को मैंने 4 से रिलेट कर, 3 को 7 से, 4 को 10 से ना, ये मेरा फंक्शन f है जो सेट a से सेट r की तरफ डिफाइंड है। अच्छा, अब मैं अगर इनवर्स फंक्शन बनाना चाहूँ, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि मैं उलट दूँ, यानी जो ये 1 से 2 की तरफ था, तो इनवर्स फंक्शन अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो वो इस इधर हो जाएगा, उसका डायरेक्शन उलट जाएगी, और जो एफ की डोमेन थी वो अब इसकी कोडोमेन बन जाएगी, और रेंज बन जाएगी, और जो एफ की रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से एफ इनवर्स वो इस तरफ चला जाएगा। अब अगर आपके पास एफ की 1 पर वैल्यू 2 थी, एफ इनवर्स की 2 पर वैल्यू लेंगे तो 1 हो जाएगी, एफ इनवर्स यूँ जाता है। एफ की वैल्यू 2 पर 4 थी, एफ इनवर्स की वैल्यू 4 पर 2 हो जाएगी, एफ आपको इधर वैल्यू देता है। इसी तरह से एफ की वैल्यू 3 पर 7 थी, एफ इनवर्स की 7 पर वैल्यू 3 हो जाती है, और एफ की वैल्यू 4 पर 10 थी, एफ इनवर्स की वैल्यू 10 पर 4 हो जाती है। इस तरह से जो हम फंक्शन बनाते हैं ये इनवर्स फंक्शन कहलाता है। बेसिकली आपका रुख बदल देते हैं, आप डोमेन को रेंज बना देते हैं और रेंज को आप डोमेन बना देते हैं। इस तरह से आपका जो फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन बन जाता है, और जो असल फंक्शन की वैल्यू है उन्हीं को आप उलट देते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास पॉपुलेशन फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है ना, ये 0 टाइम पर ये पॉपुलेशन, 1 आवर पर ये, 2 आवर पर ये पॉपुलेशन का डाटा है। अब इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन इसमें इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, डिपेंडेंट वेरिएबल पॉपुलेशन है। ये टाइम दिया और आप पॉपुलेशन फाइंड कर रहे हैं, इस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन, इस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन। इनवर्स फंक्शन क्या है, तो आपको पॉपुलेशन दे दे, बताए, पूछे कि इस ये पॉपुलेशन कितने टाइम के बाद आएगी। मसलन शुरू में कहता है 100 की पॉपुलेशन है, कहता है वो बताओ जी 259 की पॉपुलेशन कितने टाइम पर होगी, आप कहोगे 2 पर। 358 की पॉपुलेशन कितने पर, आप 3 पर कहोगे। यानी पॉपुलेशन वो आपको इनपुट देता है और आप टाइम उसे आउटपुट देते हैं। ये सारा कुछ उलट जाता है, जैसे यहाँ पर है ये पॉपुलेशन n इनपुट हो गई और आप टाइम आउटपुट के तौर पर दे रहे हैं, तो ये जो नया फंक्शन कहलाएगा। अब ये फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन है। यहाँ पॉपुलेशन फंक्शन ऑफ टाइम थी, यहाँ टाइम फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है
आपका टाइम आगे जा रहा है। इस तरीके से उलट देना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट बना देना और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बना देना, ये क्या कहलाता है? ये इनवर्स फंक्शन कहलाता है। ठीक है ये, तो ये आपको इसका इनवर्स का कुछ कॉन्सेप्ट आ गया। तो इनवर्स फंक्शन हम किस तरह से, जी हाँ पूछो बेटी। सर हम लोग कह रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन वो होता है जो हम लोग ना डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में कर देते हैं। जैसे जैसे हमारे पास ये है टाइम। अब टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है पॉपुलेशन पर। ये समझ आती है कि ये फंक्शन है, लेकिन जब हम लोग इसका इनवर्स लेंगे तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। कैसे फंक्शन नहीं रहेगा? ये बात अभी बेटी होगी, फंक्शन कब नहीं रहता। अब मसलन ये देखें, ये एक फंक्शन g है, इसकी 1 पर वैल्यू 2 है ना, और 2 पर वैल्यू इसकी 4 है, 3 पर भी इसकी वैल्यू 4 है, 4 पर भी इसकी वैल्यू 10 है। अब मैं जब इसका इन्वर्स लूंगा तो 2 पर इसकी वैल्यू 1 होगी, 4 पर इसकी 2 वैल्यूज आएंगी 2 और 3, जबकि एक इनपुट पर 2 वैल्यूज नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आपका इन्वर्स फंक्शन नहीं बन सकता। इन्वर्स फंक्शन बनने के लिए ये जरूरी होता है जब आप डायरेक्शन उलटते हैं तो उल्टाने के बाद जो फंक्शन की शराइत है वो पूरी हो। फंक्शन की शराइत क्या होती है कि आपके पास इस सेट के जो हर मेंबर उसकी इधर वैल्यू आए और एक मेंबर की 2 पर 2 वैल्यूज ना आए। यहाँ इस जी फंक्शन में क्या हो रहा है, 1 पर 2 और 2 पर 4 है, 3 पर 4 है और 4 पर 10 है। क्यों नहीं होनी सर? सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये मतलब जैसे हमारे पास ये टाइम है और फिर हमारे पास पॉपुलेशन है, मतलब हमारे पास पहले जो इनपुट होगी वो आउटपुट में। तो मैं इस तरफ आता हूँ, आप थोड़ा सा सब्र करें। इस तरह से ये आपके पास ये जो अब इसका जब आप डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो ये जो फंक्शन है वो जो रिवर्स करने से फंक्शन की शराइत पूरी नहीं होती, लिहाजा हम इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नहीं बना सकते। समझे? अच्छा, जहाँ पर आपने टाइम और पॉपुलेशन की बात की है तो उसमें ये है कि किसी भी एक टाइम पर एक ही पॉपुलेशन होगी ना, दो पॉपुलेशन तो नहीं हो सकते एक वक्त में। इसी तरह से अगर एक पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन जब टाइम के लास्ट से मुसलसल बढ़ रही है, अगर आपको एक पॉपुलेशन कंसिडर करते तो वो पॉपुलेशन किसी एक ही टाइम पर होगी। इन्वर्स फंक्शन तब नहीं बनेगा जब पॉपुलेशन एक दो मुख्तलिफ टाइम पर आए, यानी आपको एक पॉपुलेशन को दो वैल्यू देनी पड़े, दो टाइम देने पड़े। समझ रहे? राइट। हाँ, इसलिए हाँ इन्वर्स फंक्शन जो है, हाँ जी। इन्वर्स फंक्शन के लिए 1 to 1 होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये f है, अब ये 1 to 1 है, हर एक की एक ही इमेज है, इसलिए जब आप रिवर्स करेंगे इन्वर्स करेंगे तब भी हर एक की एक ही इमेज बनेगी। यहाँ g है, इधर आपके पास 2 और 3 की दो की एक इमेज आ रही है, जब आप रिवर्स इन्वर्स लेंगे तो एक की दो इमेजेस आ जाएंगी तो आप इन्वर्स नहीं बना सकते। ठीक है, इसका मतलब है कि इन्वर्स बनाने के लिए ये जरूरी है कि इसके जो मुख्तलिफ एलिमेंट है उनकी इधर इमेजेस मुख्तलिफ आए या मुख्तलिफ इनपुट के आउटपुट मुख्तलिफ आए। जब ये शराइत पूरी होती हो तो फिर जो फंक्शन होता है उसके इन्वर्स बन जाता है, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है, यही बात उन्होंने यहाँ पर की है। इसमें ये g है, g की 2 और 3 पर वैल्यू आपस में बराबर है, इस वजह से g का इन्वर्स नहीं बनेगा। तो इन्वर्स तभी बनेगा जब भी आप दो मुख्तलिफ इनपुट लें तो आउटपुट भी हमेशा मुख्तलिफ रहे, और ऐसे फंक्शन को आप 1 to 1 कहते हैं। ठीक है, तो जी समझ रहे हैं? अब इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन के लिए शर्त क्या है, 1 to 1 की शर्त होगी। अब ये डेफिनेशन है, अब पहले वो 1 to 1 को डिफाइन कर रहा है। A function is called a 1 to 1 function if it never takes on the same value twice, यानी वो एक वैल्यू दो दफा ना ले, ऐसे फंक्शन को 1 to 1 कहते हैं, यानी एक इनपुट पर एक ही आउटपुट हो। और हम इसे ग्राफिकली कैसे टेस्ट करते हैं, हम उसका ग्राफ बनाते हैं। अगर कोई भी हम ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकें जो उस ग्राफ को दो दफा कट करे, इसका मतलब ये हुआ कि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उसकी सेम वैल्यू आ रही, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को जहां पर भी कट करेगी उन पॉइंट्स की हाइट बराबर की होगी ना, और हाइट फंक्शन वैल्यू होती है। अब उसकी मुख्तलिफ पॉइंट बच्चों ये अपने म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट करो बेटा, आवाजें आ रही हैं, रिकॉर्डिंग के अंदर आवाजें आती हैं। कंदील बेटा आप अपने आप को म्यूट करो।
हाँ जवेरिया बेटी आप भी म्यूट करें। हाँ ये ख्याल करें आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। सर मुनीबा जी बेटी पूछें। सर समझ नहीं आ रही, पीछे से आवाजें आ रही हैं। अब तो बंद हो गई ना, बंद करवा दीजिए। ठीक है। अच्छा अब ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये ग्राफ को दो x1 पर कट कर रही है, x2 पर ये लाइन कट कर रही है, और दोनों जगहों पर चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ भी कट करी हाइट सेम होगी। इट मीन कि x1 पर भी ये हाइट सेम, x2 पर भी हाइट सेम है, तो दो मुख्तलिफ x वैल्यूज पर फंक्शन वैल्यू सेम है। ये इस बात की अलामत है ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो ग्राफ को देख के अगर आपने ये टेस्ट करना हो कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, तो आप देखें कोई भी अगर एक भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल जाती है जो ग्राफ को दो जगह कट करे, इट मीन को वो फंक्शन 1 to 1 नहीं है, क्योंकि वो दो मुख्तलिफ नंबर्स पर सेम वैल्यूज ले रहा है। तो 1 to 1 होने की शर्त यह है कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा जगहों पर कट ना करे। अब मसलन ये x2 का ग्राफ है, देखिए आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लें वो हमेशा से एक ही जगह कट करेगी, ये फंक्शन 1 to 1 है। अभी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, उसका भी आप देखें तो ग्राफ ऐसे था, आप जहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन से उसे कट करे वो एक ही जगह कट होती है। इसी तरह से ये पैराबोला है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, इससे आप कट करो तो देखो ये दो जगह कट होता है। इस तरह से पैराबोला का इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। हाँ मोहसिन पहले बात बेटा पूरी होने को फिर पूछो। चलो पूछो क्या बात है मोहसिन। सर मैंने पूछना था अगर दोनों फंक्शन एक जगह कट ना करें तो फिर वो कौन सा फंक्शन होगा? दोनों फंक्शन कौन से बेटा, एक ही फंक्शन की बात हो रही है, वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात करते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट कर सके, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप लें तो कि एक ही जगह कट कर सके, तो फिर वो ग्राफ और जिस फंक्शन का वो फंक्शन 1 to 1 है। अगर आपने एक भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढ ली जो ग्राफ को दो जगह पे कट करती है, तो जिस फंक्शन का ये ग्राफ है वो फंक्शन 1 to 1 नहीं कहलाएगा। आइए पैराबोला आपके तो सामने है। हाँ सर वो कौन सा फंक्शन होगा अगर एक से ज्यादा कट करेगा? वो 1 to 1 नहीं कहलाएगा ना बेटा, ये बात है, उसका और अपना कोई नाम अच्छा नहीं है, हम उसे यूं कहेंगे 1 to 1 नहीं है बस। ठीक है, तो अब ये आपके ठीक पास है सर। देखें ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें तो ग्राफ देख के आप बता सकते हैं 1 to 1 नहीं। एक्स क्यूब देखें ये आपके पास 1 to 1 है। क्यूब क्यों 1 to 1 है? आप कोई भी दो मुख्तलिफ नंबर ले उनके क्यूब मुख्तलिफ आते हैं। स्क्वायर में आपको पता है साइन चेंज करने से एक्स तो मुख्तलिफ हो जाएंगे, जैसे -2 और 2 है, लेकिन स्क्वायर उनके सेम आते हैं। तो दो मुख्तलिफ इनपुट्स पर आउटपुट सेम हो सकता है, इस वजह से आपका स्क्वायर वाला फंक्शन 1 to 1 नहीं है। अलबत्ता अगर आप इसकी डोमेन को आधा कर लें, यानी आप सिर्फ 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन बना लें, इस हिस्से में इसका सिर्फ ये एक पार्ट आएगा। अब अगर आप सिर्फ ये पार्ट लेंगे अब ये 1 to 1 हो जाता है। तो ऐसे फंक्शन जो 1 to 1 नहीं होते, कई दफ़ा उनकी डोमेन को शॉर्ट करने से